बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस जिला के अध्यक्ष श्रीमान विजय शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वह बुक्का देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमान विजय शर्मा जी। इस जिला के प्रभारी प्रदेश में मंत्री श्रीमान हरिंदर गुप्ता जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह भी बुक्का देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं यहाँ के आपके लोकप्रिय कैंडिडेट श्री राजीव जसरोटिया जी और कुलदीप राज जी से कहूंगा कि वह दोगला पगड़ी पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं हमारे बीच में राकेश राठौर जी, कृपाल परमार जी, साईदास जी, ठाकुर चकर सिंह जी, दुर्गादास जी, इन सब से कुलदीप जी, ठाकुर रणजीत सिंह जी, कर्नल पीएल चौधरी जी, इन सब से आग्रह करूंगा कि वो हार पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में मंत्री हैं, उनसे आगे करूंगा वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कठुआ की इस धरती पर, शहीदों और शूरवीरों की इस धरती पर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि पर हम सबके हृदय सम्राट एवं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधानमंत्री जी आपको स्मरण होगा, आज से लगभग 7-8 मास पहले यहां से थोड़े ही दूर स्थित हीरानगर में आपने अपनी प्रथम जनसभा करके अपने लोकसभा के चुनाव अभियान का आरंभ किया था और उस चुनाव का जो परिणाम निकला उससे सारा विश्व चकित रह गया। मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री जी कि आज की इस जनसभा के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो परिणाम निकलेगा उससे दुनिया चकाचौंध हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी, कठुआ का ये क्षेत्र, यहां के लोग सदा ही प्रदेश सरकार एवं सत्ताधारी पार्टियों की तिरस्कार अवहेलना का शिकार रहे, क्योंकि यहां की सत्ताधारी पार्टियों की प्राथमिकताओं की सूची में कठुआ का नाम कभी था ही नहीं।
वही बिजली, पानी, सड़क, रिफ्यूजी, शरणार्थी और उसके ऊपर निरंतर सीमा पर होने वाली गोलीबारी ने हमारी गैरत को, हमारे आत्मसम्मान को समय समय पर ललकारा। लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री जी, गत 2 मास में जो सीमा पार से गोलीबारी हुई और उसके उत्तर में जो हमारी सेनाओं ने, हमारे अर्धसेना दलों ने जवाबी कार्रवाई की, उससे सीमा पार के हुक्मरानों को भी ये बात समझ में आ गई कि अब देश की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं है, नरेंद्र मोदी के हाथ में है। भाइयों बहनों, लोकसभा के चुनाव में यही कठुआ से एक भारी अक्सीरियत लेकर के, एक भारी लीड लेकर के हम आगे चले थे और कठुआ, डोडा, उधमपुर के लोकसभा चुनावी क्षेत्र में हमने विजय का परचम लहराया था। और मुझे विश्वास है आज की इस जनसभा के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा का आरंभ भी यहीं से होगा, इसी धरती से होगा, कठुआ से होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं सादर आमंत्रित करता हूं हम सबके हृदय सम्राट एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आकर के हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री परिषद में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कठुआ के उम्मीदवार श्री राजीव जी, हीरानगर के उम्मीदवार श्री कुलदीप राज, श्री हरिंदर गुप्ता जी, श्री विजय शर्मा जी, श्री मनीष जी, ठाकुर रणजीत सिंह जी, लाला करमचंद जी, ठाकुर छग्गर सिंह, श्री दुर्गादास, श्री ओम प्रकाश जी, श्री चौधरी छग्गर सिंह जी, प्रोफेसर सेनदास, कर्नल पीएल चौधरी, श्रीमती ध्रुव देवी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कठुआ पहले भी आया हूं। मैं जम्मू कश्मीर में अनेक बार आया हूं। जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सिपाही के रूप में काम करता था, तब पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत विस्तार से भ्रमण करता था। सभी जिलों में जाने का मुझे सौभाग्य मिलता था। समाज के लोगों से मिलता था, कार्यकर्ताओं से मिलता था, चुनाव के समय भी आता था।
लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैंने जम्मू कश्मीर की धरती पर ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। पहले आता था तो लगता था लोग तो हैं, हिलते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उनमें जान नहीं है। उनके सपने चूर चूर हो चुके थे। आंखों में तेजी नहीं थी, चेहरे पर चमक नहीं थी। एक मुरझाए हुए, दुखी से, परेशान से, अब खो चुका है सब कुछ भी नहीं बचने वाला। ऐसी निराशा के माहौल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने 30 साल बिताए हैं, 30 साल बिताए। भाइयों बहनों, मुझे आज खुशी है, आपका एक जज्बा देख करके मुझे आनंद आ रहा है। आपके चेहरे पर चमक देख करके आनंद आ रहा है। फिर से एक बार आपके सपने जिंदा हो गए हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात। मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों, ये जज्बा बनाए रखना, ये सपने संजोए रखना, कभी अपने अरमानों को मरने मटने मत देना मेरे भाइयों। कभी न कभी कोई लाल आएगा जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके आशा अरमानों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी खपा देगा। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। शायद किसी भी राजनेता को, किसी भी दल का क्यों न हो, जम्मू कश्मीर की धरती पर इतनी बड़ी संख्या में, इतने कम समय में लाखों लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य और किसी को नहीं मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चाहे लद्दाख हो, चाहे कश्मीर घाटी हो, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका कोई भी हो, मुझे लाखों लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसके पूर्व जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतने आशीर्वाद किसी राजनेता को नहीं दिए हैं जितने आशीर्वाद मुझे मिले। आपने मुझे जो प्यार दिया है, मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा। आपका ये प्यार, आपका ये अपनापन कभी बेकार नहीं जाएगा।
की बात करता हूं वो विकास करके लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, ये कठुआ तो ऐसी भूमि है जहां कभी प्रजा परिषद का झंडा फहरता था। ये कठुआ वो भूमि है जहां सबसे पहले जनसंघ का झंडा लहराया गया था। यही तो है जहां हमारे ठाकुर साहब ने पूरी जिंदगी इस काम के लिए खपा दी थी। और आज ये जो मैं प्यार देख रहा हूं, छत पर भी देखो लोग खड़े हैं, दीवारों पे लोग खड़े हैं, वहां पर दूर दूर इस मैदान के बाहर ये जो दिल्ली में टीवी की खिड़की पर बैठ करके देश के पॉलिटिकल पंडित चर्चा करते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में नतीजे क्या आएंगे, जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी। ये टीवी पर डिबेट करने वालों को इन दिनों उनके सारे हिसाब किताब गलत निकल रहे हैं। वो बहस करते रहते हैं 2% इधर जाएगा कि 2% इधर जाएगा, 5% इधर जाएगा कि 5% उधर जाएगा। मैं इन सभी पॉलिटिकल पंडितों को कहता हूं, हिसाब किताब लगाना है तो एक बार जरा यहां नजारे पर नजर कर लीजिए। ये नजारा दिखाता है चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं। मेरे देशवासियों, आपको अंदाज नहीं होगा मैं किस जगह से सभा कर रहा हूं। देश के और भागों को पता नहीं होगा मैं उस जगह से सभा पर बोल रहा हूं जहां सामने पाकिस्तान है और आए दिन सीमा पार से गोलियां चलती है। और ये वो लोग हैं जो गोलियों से कभी भागते नहीं हैं। वे अपना सीना तान करके सीमा पार के हमलों को ललकारते रहते हैं। ऐसे वीरों की भूमि पर मैं खड़ा हूं और ऐसे वीरों को मैं नमन करने आया। देशवासियों को वहां बैठे पता नहीं होता है, कभी कभी उनको लगता होगा ये कहीं किसी बड़े शहर में सभा चल रही है। ये रोज गोलियों की आवाज सुनने वाले लोग हैं। भाई बहनों, सीमा पर लड़ते लड़ते जवान शहीद होते हैं और ये वो परिवार हैं जो बिना वर्दी को अपने बेटों को देश की रक्षा के लिए शहीद होने की प्रेरणा देते हैं। मैं हैरान हूं जो लोग सेना में नहीं है, पुलिस में नहीं है, खेती करते हैं, अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उसके बावजूद भी दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। लेकिन जब सेना में भर्ती करने की बात आती है तो यहां के नौजवानों की भर्ती बंद कर दी जाती है।
मुझे जरा पहले वाली सरकारें जवाब दें, क्या कमी है इन नौजवानों में? बिना वर्दी को, बिना तनखे को, बिना हाथ में बंदूक को दुश्मनों से लड़ने की जो ताकत रखते हैं, उनको सेना में भर्ती क्यों नहीं किया गया? यहां भर्ती पर क्यों रोक लगाई गई? मुझे बताइए मेरे दोस्तों, आप देश के लिए जीना चाहते हो? आप देश के लिए मरना चाहते हो? आप इस देश को आबाद रखना चाहते हो? आपको अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देश की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको अधिकार को छीन लिया गया था कि नहीं? यहां पर सेना में भर्ती पर लोग लगे थे कि नहीं? मैं आज आपको वादा करने आया हूं, यहां का लाल भी मेरी भारत मां की रक्षा करेगा। भाइयों बहनों, ऐसी वीर भूमि हो, तेजस्वी जवान हो, लेकिन उनके प्रति ऐसी उदासीनता न देश का भला करती है, न इस इलाके का भला करती है। भाइयों बहनों, आपने बहुत सरकारें देख ली, देखिए ना, किसी सरकार ने अच्छा काम किया हो आपको याद है क्या? आपके लिए कुछ भला किया हो ऐसा याद है क्या? आपके दुख में आपके साथ खड़े हो ऐसा याद है क्या? मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आखिर सरकारें क्यों बनाते हैं? क्या नेताओं को मौज करने के लिए सरकारें बनाई जाती है क्या? क्या नेताओं का महिमा मंडन करने के लिए सरकारें बनाई जाती है क्या? क्या नेताओं का जय जयकार करने के लिए सरकारें बनाई जाती है क्या? लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं लोगों की भलाई करने के लिए। लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं लोगों की आवाज की सुनवाई के लिए। आपकी आवाज की सुनवाई होती है क्या? आपकी भलाई को कोई काम होता है क्या? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे जब ये कुछ करते ही नहीं थे तो बार बार उनको चुनते क्यों थे? घर में भी बच्चा कितना आपको प्रिय हो, लेकिन अगर गलती करता है तो आप उसको सजा करते हो कि नहीं करते हो? सजा करते हो कि नहीं करते हो? क्यों सजा करते हो? इसलिए कि दोबारा गलती ना करे। आपका बेटा गलती करके आए तो आपने कभी कहा अच्छा बेटा चलो हो गया चलो आज लड्डू खा लो, ऐसा कहते हो क्या? नहीं कहते ना। तो ये सरकारें इतना बुरा किया है, अब सजा करोगे कि नहीं करोगे? लड्डू तो नहीं खिलाओगे ना। ये आज तक आपने गलती ये की है कि आपने उनकी सजा नहीं की, और सजा नहीं की इसलिए उनको सुधरने की जरूरत नहीं लगी है। वो गुनाह करते थे, पाप करते थे, बेईमानी करते थे, लेकिन बाद में जब आंसू बहाते थे तो आप पिघल जाते थे और लड्डू खिला देते थे, फिर वो सत्ता में बैठ जाते थे। एक बार इनको सजा करो, ये सारे ठिकाने लग जाएंगे।
वो अपनी गलती महसूस करेंगे, सुधरेंगे। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार बनी है क्या? हमें तो कोई गुनाह नहीं किया है ना। गुनाह किया है तो किसने किया है? गुनाह किया है तो किसने किया है? दूसरा गुनहगार कौन है? तीसरा गुनहगार कौन है? तीनों गुनहगार का आता पता मालूम है ना? उनको पहचानते हो ना? चुन चुन करके चुनाव में साफ करोगे क्या? पक्का? देखिए, जब तक आप गुनहगारों को सजा नहीं करोगे, वे सुधरने वाले नहीं है। आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस वाले हर सरकार में होते हैं कि नहीं होते हैं? हर एक सरकार में पीछे से घुस जाते कि नहीं घुस जाते? जो भी माल मिलाई मिले वो ले लेते कि नहीं लेते? और जब चुनाव आता है तो क्या करते हैं? जिस सरकार में है उसी में पूरा भोंक करके बाहर आ जाते हैं। फिर कहते हैं हम इनके विरोधी हैं, इन्होंने गलत किया है। अरे भाई, गलत किया तो इतने दिन में उसकी झोली में क्यों हाथ रखे थे? क्यों उनके साथ बैठ गए थे? पीडीपी आए तो भी पीछे से घुस जाना, एनसी आए तो भी पीछे से घुस जाना। इन घुसपैठियों को निकालोगे कि नहीं निकालोगे? यहां जम्मू कश्मीर की कांग्रेस घुसपैठिया कांग्रेस, किसी भी दल में पीछे घुस जाती, हर सरकार में घुस जाती है, और चुनाव आता है तो जनता में घुस जाती है। इनको पहचानोगे क्या? निकालोगे क्या? दूसरा, मुझे बताइए, क्या जम्मू कश्मीर में होनहार नौजवान नहीं है क्या? होनहार बेटियां नहीं है क्या? है कि नहीं है? तो क्या एक ही बाप बेटा देश चलाएंगे क्या? क्या एक ही बाप बेटी देश चलाएगी क्या? आपको मौका मिलेगा क्या? अगर यही लोग रहे तो आपके बेटे को मौका मिलेगा? आपकी बेटी को मौका मिलेगा? अब मुझे बताइए, ये बाप बेटे और बाप बेटी के चक्कर में रहना है कि बाहर निकलना है? अरे उन बाप बेटों को मत देखो, उन बाप बेटी को मत देखो, अपने बेटों बेटी को देखो, आपका भला उसमें है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये वंशवाद है, परिवारवाद, इसने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान किया। लोकतंत्र में जनता की आवाज, ये वंशवाद, परिवारवाद, जनता की आवाज कभी नहीं बन सकता है। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र का कमाल देखिए, और हिंदुस्तान के सामान्य मानवी का लोकतंत्र में विश्वास देखिए। ये लोकतंत्र की ताकत देखिए कि चाय बेचने वाले को देश प्रधानमंत्री बना दिया। कोई परिवारवाद की जरूरत नहीं पड़ी, कोई वंशवाद की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? कि देश की जनता ने परिवारवाद को ठुकरा दिया, वंशवाद को ठुकरा दिया। अगर चाय बेचने वाले का बेटा बड़ा बन सकता है तो किसान का बेटा बड़ा बन सकता है नहीं बन सकता? मजदूर का बेटा बड़ा बन सकता है नहीं बन सकता है? जम्मू कश्मीर में मुझे ये क्रांति लानी है। जम्मू कश्मीर के सामान्य जनों के हाथ में सत्ता सुपुर्द होनी चाहिए। यही तो लोकतंत्र की ताकत है। आपके बेटे किसी के बेटे से कम नहीं है। आपकी बेटी किसी की भी बेटी से कम नहीं है। आवश्यकता है आपका हौसला बुलंद होना चाहिए
और आपने इसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में आप मुझे बताइए, कल आपने सुना होगा, टीवी पे, रेडियो पे, अखबार में पढ़ा होगा, दुनिया ने विश्व योग दिवस मनाने का तय किया। ये मुझे बताइए, ये योगा मुझे बताइए भाइयों, ये योगा मेरी सरकार बनने के बाद पैदा हुआ क्या? ये योगा मोदी ने शुरू किया क्या? हजारों साल से चल रहा था कि नहीं चल रहा था? दुनिया ने उसको उत्तम माना था कि नहीं माना था? ये काम पहले हो सकता था कि नहीं हो सकता था? दुनिया को बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता, लेकिन उनके दिमाग में ऐसी चीज आती ही नहीं थी। आप मुझे बताइए, पूरा विश्व इकट्ठे होकर के विश्व योगा दिवस मनाने का फैसला करें, ये हम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है कि नहीं? देश को गर्व मिला कि नहीं मिला? आपका सीना चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया? आपका माथा तन गया कि नहीं तन गया? भाइयों बहनों, ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? मोदी से नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रशिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेपाल, भूटान में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सी कमाल है भैया? ये कौन सी कमाल है? 6 महीने के भीतर पूरी दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानने लग गई। क्या कारण है? मेरे भाइयों बहनों, मोदी कारण नहीं है। ये मोदी का कारण नहीं है। ये दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, ये मोदी के कारण नहीं, ये आपके कारण बज रहा है। आपके 125 करोड़ देशवासियों के कारण बज रहा है। मेरे भाइयों बहनों, दुनिया का कोई नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितने ही बड़े देश का क्यों ना हो, विश्व सत्ता का मालिक क्यों ना हो, लेकिन वो जब मोदी के सामने खड़ा होता है ना, वो जब मोदी से हाथ मिलाता है ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है, उसे 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं। हिंदुस्तानियों की ताकत का उसको अंदाज आने लग जाता है। भाइयों बहनों, ये क्यों हुआ? क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों ने पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार में दिल्ली में सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत की सरकार की ये ताकत है, और ये पूर्ण बहुमत की सरकार आपने बनाई है। आपने अगर चुनाव में जिताया होता लोकसभा में, तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती और दुनिया हमारी तरफ नहीं देखती। आज दुनिया देख रही है क्योंकि आपने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के हर कोने में जम्मू कश्मीर का भी जय जयकार हो? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ। क्या आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में भी यह हवा बने जय जयकार की?
आप चाहते हो दुनिया में भी जम्मू कश्मीर का जय जयकार हो? चाहते हो? जरा पूरी ताकत से बताओ, चाहते हो? सच्चे दिल से चाहते हो? तो फिर आपको भी जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार चुननी पड़ेगी। आधा अधूरा करोगे तो बात नहीं बनेगी। और भाजपा की सरकार बनाइए, पूरे बहुमत की सरकार बनाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं दुनिया आपका लोहा मान लेगी मेरे भाई। भाजपा को सरकार क्यों बनानी है? हमें गरीबों के लिए काम करना है, हमें देश की जनता में भरोसा रख करके काम करना है। आपको पता है, आपको मालूम है, हमारे यहां एक नियम था। क्या नियम था? नियम ये था कि मान लीजिए आपको स्कूल में से कॉलेज में जाना है या कहीं नौकरी करनी है, तो आपके सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कराने जाना पड़ता था, और वो भी किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था ना। किसी राजनेता के यहां जाना पड़ता था। बेचारे को घर के बाहर 2-2 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता था कि साहब जरा थप्पा लगा दे। और कुछ लोग थप्पा लगाने के लिए बदले में ये भी चलता था ना। मुझे बताओ भैया, आज तो जेरोक्स का जमाना है। कोई अगर जेरोक्स करके सर्टिफिकेट रखता है तो देश की जनता पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो थप्पड़ मारने वाला है उस पर तो भरोसा करते हो, लेकिन जो खुद एप्लीकेशन करता है उस पर भरोसा नहीं करते। ऐसा कैसा देश है? हमने आकर के तय किया अब कोई थप्पा मरवाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही लिख दो, हाँ ये मेरा सर्टिफिकेट सही है, बस। ना राजनेता थप्पा मारे तो सही और आप कहें तो सही, सही नहीं। मुझे बताइए, जनता पे भरोसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये काम हमने कर दिया। हाँ, जब नौकरी लग जाए तो आप सच्चे सर्टिफिकेट चेक कर लो भाई। ये भी बेकार में चीजें कहां से गुजर दी? आपको मालूम है हमारे देश में एक ऐसा कानून है, सामान्य रूप से कोई गुनाह करे और गुने में सफल हो तो उसे सजा होती है। लेकिन एक गुनाह ऐसा था हमारे देश में जिसमें गुनाह करने में अगर आप विफल हो गए तो आपको सजा होती थी। आपको भी आश्चर्य होता है, ऐसा कैसा कानून था? वो कानून ये था कि अगर आप आत्महत्या करना चाहते हो और अगर आत्महत्या करने में विफल हो गए, बच गए, तो जेल जाना पड़ता। मुझे बताइए भाई, गुनाह करे की सजा तो समझ आती है, लेकिन गुनाह करने में विफल हो जाए तो भी सजा। हमने आकर के सभी राज्यों से सलाह मशवर करके विचार किया, भाई अब आखिरकार व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए क्यों जाता है? उसे सजा नहीं, उसे संवेदना की जरूरत होती है, उसे दुख को समझने की जरूरत होती है, उसको उंगली पकड़ के समझाना पड़ता है कि बहन भाई जो भी हो, ये रास्ता सही नहीं है, वापस चलो, आत्महत्या मत करो, तुम्हारी मुसीबतों का रास्ता निकलेगा। ये जरूरत होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, अभी देश में इस कानून को नहीं रहने दिया जाएगा। छोटी चीजें होती हैं लेकिन कितना बड़ा बदलाव लाती है। आप मुझे बताइए, जब कांग्रेस का जमाना था, 40 साल पहले उन्होंने कहा
कि ये जो बैंक है, बैंक, ये बैंक धन्ना सेठों के लिए है, ये बैंक अमीरों के लिए है। इन बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, सरकार के कब्जे में ले लेनी चाहिए, ताकि बैंक गरीबों के काम आए। ऐसा 40 साल पहले उन्होंने कहा और सारे बैंकों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया। मुझे बताइए भाई, 40 साल में आपने किसी गरीब को बैंक में देखा था? ऐसे बात नहीं, सच्चा बताओ, आपने किसी गरीब को बैंक में देखा था? कोई गरीब बैंक का दरवाजे के पास जा सकता था? वो बेचारा सोच भी सकता था कि बैंक में जा सकता हूं? अरे गरीब के घर में बेटी की शादी होने वाली हो, बेटी की सगाई तय करनी हो, संबंध तय करना हो और रिश्तेदार आने वाले हो, तो गरीब बेचारा 200-500 रुपया साहूकार के यहां से उधारी ले आता है, ब्याज पे लेता है। क्यों? भाई बेटी की शादी करनी है, बेटी को अच्छे कपड़े पहनाने पड़ेंगे, मेहमान आएंगे, जरा अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, और इसलिए वो साहूकार के यहां से ब्याज से पैसे लाता है, 200-500 रुपया। मेहमान आते हैं, शादी तय होती है, लेकिन साहूकार ऐसा पीछे पड़ जाता है, ऐसा ब्याज मांगता है कि शादी बाजू में रह जाती है और वो ब्याज देते देते मर जाता है, बेटी कंवारी रह जाती है। मुझे बताइए, गरीब को ये मुसीबत होती है कि नहीं होती? ये बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये बैंकों का पैसा गरीबों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, हमने आकर के प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की, गरीबों का बैंकों में खाता खोलने के लिए अभियान चलाया, बैंक के कर्मचारियों को कहा ये आपकी जिम्मेवारी है, कोई गरीब ऐसा ना हो जिसका बैंक में खाता ना हो। बैंक में जाने के बाद भी बैंक वाला आपकी तरफ देखता नहीं था। हमने स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि बैंक वाला आपके घर आकर के आपको ढूंढ रहा है कि आइए आइए आपका खाता खोलो। और हमने कहा, बैंक वालों ने मुझे कहा कि साहब बिना पैसे खाता नहीं खुल सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं खुल सकता है? नहीं क्यों नहीं खुल सकता है? बिना पैसे मुझे खाता खोलना है। और हमने नियम बना दिया, एक नया पैसा नहीं होगा तो भी खाता खुल जाएगा। लेकिन ये गरीबों की अमीरी देखो, गरीबों की अमीरी देखो। हमने तो कहा था एक पैसा नहीं दोगे तो भी खाता खुल जाएगा, लेकिन ये गरीबों ने 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जो भी था जमा करवाया और करीब 8 करोड़ रुपया बैंकों में जमा करवाए। 8,000 करोड़ रुपया, सॉरी 8,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा करवाया है। और हमने कहा गरीब का जब बैंक में खाता खुलेगा तो उसे 1 लाख रुपये का अकस्मात का बीमा उसी दिन मिल जाएगा। मुझे बताइए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए काम हो सकता है नहीं हो सकता है? ये सरकार गरीबों के लिए है, ये सरकार किसानों के लिए है, ये सरकार बेरोजगार नौजवानों के लिए है, ये सरकार मेरी माताओं बहनों के सम्मान के लिए है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे विकास के लिए वोट मांगने आया। जम्मू कश्मीर में विकास चाहिए, बाकी बातें बहुत हो चुकी। जम्मू कश्मीर का भला विकास के द्वारा होने वाला है। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। इस काम को मेरी प्राथमिकता है और इसके लिए मुझे आपका साथ सहकार चाहिए। भाइयों बहनों, ठंड कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, मतदान भारी होना चाहिए।
हिंदुस्तान में चुनाव बहुत हुए, अभी अभी लोकसभा का चुनाव भी हुआ, मोदी जीत करके भी आया, अभी अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, झारखंड का भी चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में एक ही चुनाव की चर्चा हो रही है। कौन सा? कौन सा? जम्मू कश्मीर का। क्यों? जम्मू कश्मीर के चुनाव की सारी दुनिया में, दुनिया का कोई राजनेता ऐसा नहीं है जो आज जम्मू कश्मीर के चुनाव की चर्चा न करता हो। कारण क्या है मालूम है? कारण है 70% से भी ज्यादा मतदान। लोग हैरान हैं कि जिस इलाके में 2% वोट होता था, वहां 60% की ओर लोग कैसे चल पड़े। भारत के लोकतंत्र पर इतनी बड़ी जबरदस्त आस्था जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखा करके दुनिया को जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने एक मजबूत संदेश दे दिया है। और इसलिए आजादी के इतिहास में ये चुनाव देश की एकता और अखंडता का एक अहम चुनाव बन गया है भाइयों। और मैं इसके लिए चाहे लद्दाख हो, चाहे कश्मीर घाटी हो, चाहे जम्मू का इलाका हो, मैं मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारी मतदान करके उन्होंने दुनिया में हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत का परिचय करवा दिया और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। बहुत बड़ा आपने काम किया है भाइयों बहनों। जो काम 50 साल में दिल्ली बैठी हुई सरकार नहीं कर पाती थी, वो आपने बटन पर उंगली दबा करके कर दिया है। ईवीएम मशीन के माध्यम से आपने दुनिया को संदेश दे दिया है। जो काम AK-47 नहीं कर सकती है, वो आपकी उंगली ईवीएम मशीन से कर रही है। यह ताकत आपने दिखाई है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारी मतदान से, भारी मात्रा में, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।